नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 27 ऑफ द फेब 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 27 ऑफ द फेब। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आज कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? तो आज के दिन मनाया जाता है, याद रखना, वर्ल्ड एनजीओ डे। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हमारे सोसाइटी को, हमारे देश को या हमारे आसपास के रीजन्स को डेवलप करने का काम करते हैं ना किसी फील्ड में देश के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यानी कि एनजीओ जिनको कहा जाता है, ठीक है। वो भी हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। जैसे कोई गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए एनजीओ खोल के बैठा है, कोई एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एनजीओ खोल के बैठा है, ठीक है। तो जो एनजीओ होते हैं वो हमारी सोसाइटी में गवर्नमेंट के अलावा जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको कहा जाता है, और उन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे पूरे दुनिया के अंदर, ठीक है, सोसाइटीज के डेवलपमेंट में, इस बात को रिकॉग्नाइज करने के लिए, इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, इस बात को अप्रिशिएट करने के लिए क्या किया जाता है? तो याद रखना 27 ऑफ द फेब इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज ए एनजीओ डे या वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ था? तो इट वाज डिक्लेयर्ड इन 2012 से लगभग मनाया जा रहा है, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी न्यूज है। सबसे पहले देखो, ये वाली जो न्यूज है ना, ये आपको द हिंदू में भी देखने को मिलेगी और ये आपको इंडियन एक्सप्रेस में भी देखने को मिलेगी, आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलेगी। एक्चुअल में है क्या, इश्यू क्या है समझना। कहा गया है कि अमित शाह जानते होंगे आप, इन डिलिमिटेशन नो लॉस फॉर साउथ फेयर शेयर। देखो समझना होता क्या है। हमारे यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन, आई थिंक आप सभी जानते होंगे। और इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारा बना कब था? 25 ऑफ द जैन 1950 को बना था, ये भी आप जानते हैं। और इसीलिए 25 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? कुछ दिन पहले हमने पढ़ा भी था, वोटर्स डे बनाया जाता है, क्योंकि उस दिन तुम्हारा इलेक्शन कमीशन बना था, ठीक है। इलेक्शन कमीशन में पहले जो इसके चीफ थे वो कौन थे? सुकुमार सेन थे, ठीक है। आजकल कौन है? वो चेंज हो चुके हैं। चलो मेरे को बताना कौन चेंज हुआ अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। अब बात ये निकल के आती है कि जो इलेक्शन कमीशन है इसके बहुत सारे काम होते हैं। जैसे ये आपकी वोटर लिस्ट बनाएगा ना, कौन कौन 18 साल का हो गया, वोट देने लायक हो गया, है ना, उनके वोटर कार्ड बनाए जाए, ठीक है। आपके लिए क्या करेगा? वोटिंग करवाएगा, इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट करवाता है, बहुत सारे काम होते हैं इसके, ठीक है। आपके प्रेसिडेंट से लेकर ग्राम पंचायत तक के इलेक्शन सारे के सारे यही करवाता है, ठीक है। तो ये काम किसका? इलेक्शन कमीशन का। तो हुआ ये, इसी के अंदर एक काम और इसका और होता है, जो कौन सा है? जिसको हम कहते हैं डीलिमिटेशन। देखो ध्यान से समझना, डीलिमिटेशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। हालांकि हम पॉलिटी में ये सब चीजें पढ़ते भी हैं इलेक्शन कमीशन वाले पोर्शन में। डीलिमिटेशन क्या होता है? देखो इसके नाम से समझना, डीलिमिट यानी लिमिट हटा देना। मैं कह रहा हूं कि मान लो ये जयपुर है, ठीक है। इस जयपुर में 4 एमपी हैं या 4 एमएलए हैं, मान लो फॉर एग्जांपल है, जो समझना है। और पॉपुलेशन है 20 लाख, ठीक है। टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा, रीजन बढ़ेगा। तो क्या होगा? जब एक पर्टिकुलर जगह पर मान लो एरिया बढ़ गया, उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई। अब मान लो 20 लाख से 40 लाख हो गए, ठीक है। पॉपुलेशन 40 लाख हो चुकी है, एरिया भी बढ़ चुका है। अब यहां पर 4 ही एमपी है, 4 एमएलए। तो क्या अब उन एमपी एमएलएज की, यानी कि लोकसभा और जो विधानसभा की सीटों को बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? डीलिमिटेशन। और ऐसा आज तक कितनी बार हुआ है? तो याद रखना 4 बार हुआ है, ठीक है। 1951 के इलेक्शन के बाद 1951 की पॉपुलेशन जो सेंसस होता है, जो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद 1952 में, देन 61 के बाद 62 में, देन 71 के बाद 72 में, और लास्ट कब हुआ था? 2001 में।
फिर कहा गया कि ये जो डीलिमिटेशन है ना, इसको अब नहीं करेंगे, हम इस डीलिमिटेशन को फिक्स कर देते हैं। तो याद रखना बाय 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001, 84th 2001 से क्या किया, इस डीलिमिटेशन को फिक्स कर दिया। कब तक? तो याद रखना टिल 2026 तक। और कह दिया 2026 में 2021 वाली पॉपुलेशन के बिहाफ पर हम डीलिमिटेशन करने के बारे में सोचेंगे। अब आप समझ में आ चुका होगा डीलिमिटेशन क्या है। अब जब सीटें बढ़ेंगी तो सीटें कम भी हो सकती हैं, सीटें बढ़ भी सकती हैं। अब क्या हुआ कि अगर डीलिमिटेशन होता है तो सिंपल सी बात समझना, डीलिमिटेशन किसके ऊपर हो रहा है, या तो रीजन या पॉपुलेशन। तो 1971 के आसपास की अगर मैं बात करता हूं तो पूरे भारत की पॉपुलेशन लगभग बराबर थी। फिर इंदिरा गांधी आई, बहुत सारी स्कीम आई, ठीक है, पॉपुलेशन कम करने के लिए बहुत सारे रूल्स लगाए गए, है ना, नियम बनाए गए। हुआ क्या, मैंने कहा यहां पर एक माउंटेन रेंज है विंध्याचल, ये है सतपुड़ा, और इस विंध्याचल के नीचे जाते साउथ इंडिया शुरू हो जाता है, ऊपर है तुम्हारा नॉर्थ इंडिया। आप जानते होंगे इस बात को कि जो विंध्याचल है इट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और जो सतपुड़ा है वो सेपरेट करता है इक्वल पार्ट्स में। तो जो नीचे का रीजन है, जो साउथ इंडिया, जहां पर द्रविडियन लैंग्वेज बोली जाती है, वहां के लोगों ने क्या किया, दिमाग लगाया और उन्होंने पॉपुलेशन को कम कर दिया। लेकिन जो नॉर्थ वाले रीजन है, जैसे आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये पॉपुलेशन बढ़ाते चले गए। अब क्या हुआ, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। जैसे 2011 का हमारे पास सेंसस है, उस समय हमारे जो आपका यूपी बिहार, इनकी पॉपुलेशन करोड़ों में, 20 करोड़, ठीक है, 11 करोड़, 10 करोड़, महाराष्ट्र है ना, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अब अगर डिलिमिटेशन होता है तो नंबर ऑफ सीट्स तो ऊपर बढ़ेंगे, नीचे थोड़ी ना बढ़ेंगी। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होता है, वोट वैल्यू काउंट होती है, किसकी, एमपी एंड एमएलए। मैंने आपको क्लास में बताया होगा वोट वैल्यू कैसे निकलती है, एमपी की, एमएलए की। एमएलए की कैसे निकलती है कि उस पर्टिकुलर स्टेट जितना है, उस स्टेट की पॉपुलेशन ले लो, डिवाइड बाय उस स्टेट की विधानसभा में जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी संख्या, इनटू 1/1000। आपने लिखा होगा कॉपी में, आपको याद होगा। इससे वोट वैल्यू निकलती है एमएलए की। और एमएलए की हर स्टेट की वोट वैल्यू अलग होगी। क्यों अलग होगी? क्योंकि हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग है। और एमपी की जो वोट वैल्यू है वो लगभग 708 निकल के आती है, 708, क्योंकि उसका पॉपुलेशन पे कोई उसका डिपेंडेंसी होती नहीं है। तो अब एक बात बताओ, ऊपर वाले स्टेट जो है उनकी अगर सीटें बढ़ी तो उनकी वोट वैल्यू बढ़ेगी ना, नीचे वालों की तो बढ़ेगी नहीं। और जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो साउथ वालों को तो पिछड़ापन महसूस होगा ना कि यार हमें तो पीछे कर दिया, बैकवर्ड कर दिया। क्योंकि अगर किसी को प्रेसिडेंट बनाना है, देश का राजा बनाना है, तो देश के राजा के बनाने में तो पूरे भारत का रोल होना चाहिए ना। तो साउथ वालों का तो रोल ही नहीं रहा, क्योंकि जिसको जीतना है वो ऊपर वाले स्टेट में कैंपिंग करेगा, वहां के जो एमएलए एमपी जो उनके वोट पा जाएगा और उसका बंदा बन जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, सभी को राजा इलेक्ट करने का राइट है बेसिकली। तो साउथ वालों ने हमेशा से कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अब 2026 आने वाला है, 2026 के बाद डिलिमिटेशन होना है। और अगर डिलिमिटेशन होता है तो साउथ वालों को यह डर है कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जितने भी अदर जो बॉडीज होती हैं जिनके अंदर इनकी जरूरत होती है, उनको तो ये कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। तो वो चाहते हैं कि डिलिमिटेशन हो तो हमारी सीटें कम ना हो। तो अमित शाह जी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम क्या करेंगे, साउथ के अंदर कोई सीट को लॉस नहीं करेंगे। जबकि तमिलनाडु के जो सीएम है उनका कहना है कि हमारी 8 सीटें कम हो सकती हैं। तो आप समझ सकते हो उनको किस बात का डर है, क्योंकि साउथ नहीं रहेगा, उनको मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि पॉलिटिक्स करने के लिए नेताओं को, बड़ी बड़ी पार्टीज को साउथ की जरूरत ही नहीं फील होगी। समझ में आ रही बात? तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, डिलिमिटेशन। कितनी बार हो चुका है? 4 बार हो चुका है, याद रखना। अब कब होगा? 2026 में। कौन से अमेंडमेंट से इसको किया गया था? 84th से किया गया था 2001 के अंदर। ठीक है, ये कुछ बातें याद रखना। आर्टिकल कौन कौन से हैं, क्योंकि मुझे तो एग्जाम से मतलब है, मुझे तो पास होना है। तो याद रखना आर्टिकल 82, इसमें किसके बारे में लिखा है? तो अगर लोकसभा में सेंटर लेवल पे अगर होता है तो 82 में लिखा हुआ है डिलिमिटेशन के बारे में। और अगर स्टेट की बात करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए अगर बात करें, इसको विधानमंडल कहते हैं, तो उसके लिए आर्टिकल 170। ठीक है, और ये सारी बातें आपकी कॉपी में लिखी होंगी। समझ में आ रही बात? आई थिंक आप ये बात समझ चुके होंगे। ठीक है, अभी जब होगा, क्या नहीं होगा, उसको हम दोबारा से एक बार फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, बेसिक फैक्चुअल डाटा जरूर याद रखना। ठीक है,
अच्छा, अगर मैं जैसे कि एक बात और करता हूं, जैसे कि अभी पिछले 2023 में 2023 में आपने देखा होगा कि एक अमेंडमेंट हुआ था 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023। उस 106 अमेंडमेंट में कहा गया था कि जो आपकी लोकसभा है उसके अंदर जो वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितना होगा, 33% रहेगा। और ये कब तक रहेगा, ये स्टार्ट कब से होगा, 2029 से स्टार्ट होगा, अगले इलेक्शन से, और ये 15 इयर्स के लगभग ये उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये जो 33% रिजर्वेशन था वो परमानेंट नहीं है, ध्यान रखना, वो जस्ट फॉर 15 इयर्स के लिए। और कब से शुरू होगा, फ्रॉम 2029। ये कब हुआ था, ये 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023 में ये किया गया था। ठीक है, तो कितने अमेंडमेंट हो रहे हैं, कौन कौन सा नया हो रहा है, वो सब बातें भी हमें ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, धीरे धीरे सब पढ़ लेंगे, हमारे पास इनफ टाइम है। चलते हैं नेक्स्ट, फिर आएगा, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, दैट्स द इश्यू टू बी डिबेटेड, नॉट अडॉप्शन ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। देखो इतना अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ जरूर लेना अच्छे से ना। देखो हुआ क्या, मैंने अभी आपसे कहा था विंध्याचल, सतपुड़ा, ये पूरा साउथ इंडिया, ठीक है, ये ऊपर नॉर्थ इंडिया रह गया। ठीक है, अब आपने एक चीज देखी होगी, जब आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो ना, तो आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, ठीक है, आप एयरपोर्ट चले जाओ, ठीक है, आप कहीं घूमने चले जाओ, किसी मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, चर्च चले, कहीं भी चले जाओ, है ना, किसी भी सोशल प्लेस पे चले जाओ, आपको यहाँ पर या तो हिंदी लिखी मिलेगी या फिर आपको इंग्लिश लिखी मिलेगी। बस तीसरी लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी, छोड़कर पंजाब को। समझ में आ रही बात? कभी आप राजस्थान में किसी मंदिर में जाते हो तो वहां आपको मारवाड़ी लैंग्वेज में थोड़ी ना कुछ लिखा रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि बेसिकली नॉर्थ इंडिया में 2 लैंग्वेज चलाई जाती हैं। अब साउथ इंडिया में क्या होता है, साउथ इंडिया में मैं बात कर लेता हूं किसकी, कर्नाटक की। ठीक है, समझना बहुत अच्छे से, काफी दिन से मुद्दा न्यूज में चल रहा है और इसके ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल भी छापा है कृष्ण कुमार ने। हुआ क्या, अब मैंने कहा कि मैं कर्नाटक में हूं, ठीक है, और इन कर्नाटका आपने देखा होगा वहां पर 3 लैंग्वेज मॉडल चलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस कन्नड़। ठीक है, और वहां पर लोग जो है ना वो हिंदी बोलने वालों को पसंद नहीं करते हैं। अगर आप वहां जाओगे, आप हिंदी बोलोगे तो आपसे टैक्सी का भाड़ा वो डबल ट्रिपल ले लेंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे। आप वहां होटल ढूंढोगे तो होटल के ऊपर आपको हिंदी नहीं लिखी मिलेगी, या तो इंग्लिश या कन्नड़। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप तो बर्बाद हो चुके, आपको फुटपाथ पे सोना पड़ेगा, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली वहां पर 3 लैंग्वेज मॉडल होना चाहिए, मैक्सिमम जगह है, लेकिन अब वो हटाया जा रहा है। अब क्या हुआ, अब कर्नाटक चाहता है कि देखो, हम चाहते हैं कि हमारी जो मदर लैंग्वेज है ना, जो कन्नड़, हम उसको प्रिजर्व करेंगे, हम उसको बचाएंगे। जैसे तमिलनाडु, तमिल हो गया, ये सब चाहते हैं कि हम उसे बचाएं, हम उसे बर्बाद ना करें, तेलुगु। और हिंदी के आने से वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो अब उन स्टेट्स का कहना है, तमिलनाडु जैसे स्टेट का, कि उन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को जो सेंटर ने उनको दिया, उनको अडॉप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा द क्वालिटी ऑफ टीचिंग जरूरी है, ना कि क्वालिटी ऑफ द या फिर अडॉप्शन ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब इस मुद्दे को दूसरे मुद्दे से अटैच किया जा रहा है, समझना इस बात को। वो लोग नहीं चाहते कि वहां पर हिंदी बोलने वाले लोग पहुंचे, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। जबकि एज ए होल नेशन हमारे पास क्या होना चाहिए, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, याद रखना। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, वर्ल्ड नेशनल हिंदी डे सब सेलिब्रेट होता है, ठीक है। लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं, हम हमारे यहाँ पर कन्नड़ तो मतलब कन्नड़ ही चले। तो ये मुद्दा काफी न्यूज में है, देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। दिक्कत क्या है समझना, तमिलनाडु, आपने एक चीज पढ़ी होगी, एजुकेशन की बात कर रहा है तो चलो मैं एजुकेशन की बात कर लेता हूं, है ना। समझना ध्यान से, एजुकेशन आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश में 3 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट, और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट। आई थिंक ये जानते होंगे, ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 7 में लिखी हुई है, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि कुछ ऐसे मैटर हैं जिसमें यूनियन ही काम करेगा, ये दोनों काम नहीं करेंगे। यानी जैसे डिफेंस, अब मान लो आसाम राइफल है, वो आसाम बॉर्डर पे है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पे, तो कल को राजस्थान का सीएम ये नहीं कह सकता कि आसाम राइफल को उठा के केरल में रख दो, उसको उठा के वहां रख दो, क्योंकि वो मैटर किसका, सेंटर का। कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो स्टेट के होते हैं, जिसमें सेंटर इंटरफेयर नहीं करता है, और कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही इंटरफेयर कर सकते हैं, दोनों के पास पावर है। तो जो लैंग्वेज है ना, वो पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से पहले वो मैटर किसका था, स्टेट का मैटर था।
अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो मैटर है वो मैटर किसमें शिफ्ट कर दिया गया 42nd अमेंडमेंट के बाद, तो वो कर दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में। तो अब तमिलनाडु पहला स्टेट था जिसने पिछले साल लास्ट ईयर इस बात की डिमांड की थी कि अगेन दोबारा से जो एजुकेशन है उसको किस में डाल दिया जाए, स्टेट लिस्ट में डाल दिया जाए। तो वो नहीं चाहते कि अगर मान लो स्टेट लिस्ट में आ गया तो फिर उनको हिंदी पढ़ाना कंपलसरी नहीं रहेगा। कहने का मुद्दा ये है, बेस पॉइंट समझ में आ रही बात। तो इसको एक बार याद रखना, तमिलनाडु में क्या मैटर चल रहा है, क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं और क्यों उसको जो आपका जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इसको पढ़ना, आपको बहुत सारी चीजें और भी देखने को मिल जाएंगी। डिलिमिटेशन एंड द साउथ, आई थिंक ये अभी हमने डिस्कस किया था, वो दूसरे न्यूज़पेपर का था, ये आई थिंक द हिंदू का है, वो इंडियन एक्सप्रेस का था। ठीक है, तो सिंपल सा वही चीजें हैं कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1971 की पॉपुलेशन के बिहाफ पर आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के जो अंदर जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला में 1971 की पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, क्योंकि उस समय पूरे भारत की पॉपुलेशन लगभग बराबर थी। और अब डिलिमिटेशन हो रहा है तो साउथ वालों को डर है कि कहीं उनको पीछे ना कर दिया जाए, तो वही चीज इसमें दोबारा से लिखी हुई है। ठीक है, हमने फैक्चुअल चीजें पढ़ ली हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। लव फॉर ईच अदर डिफाइज स्टेट बॉर्डर्स। देखो हुआ क्या, एक पर्सन है, समझना बहुत ध्यान से, एक पर्सन है जिसका नाम है मोहम्मद गालिब। ठीक है, एक है आशा वर्मा। इन दोनों ने शादी कर ली। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से लव करते थे, प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, और इन्होंने भागकर शादी कर ली। और ये थे कहाँ के, तो याद रखना ये थे झारखंड के। और मोहम्मद गालिब की एज है 30 और इसकी एज है 27, और ये भाग गए और भागकर कहाँ चले गए, केरला। समझना मैटर, फिर हमें एग्जाम के अंदर आने वाले पॉइंटों पे चलेंगे। केरला में जाकर इन दोनों ने कर ली शादी, और शादी करने के बाद इन्होंने केरल कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई कि हमें प्रोटेक्ट करो, हमें प्रोटेक्शन दो। अब हुआ क्या, देखो, एक है हिंदू, एक है मुस्लिम। हिंदू मैरिज एक्ट में और मुस्लिम मैरिज एक्ट में अगर आप शादी करते हो तो हिंदू इसकी शादी को शादी नहीं मानते, मुस्लिम इसकी शादी को शादी नहीं मानते। तो अगर मान लो कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो ठीक है, अगर इंटर रिलीजन मैरिज कर ले तो सुप्रीम कोर्ट ने या हमारी सरकारों ने क्या किया, 1954 में एक एक्ट बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसमें कहा गया कि अगर कोई इंटर रिलीजन शादी करना चाहता है तो कर सकता है। अब इन्होंने इंटर रिलीजन शादी कर ली और ये चले गए केरला। अब मुद्दा ये आता है कि केरला क्यों भागे। केरला इसलिए भागे कि उसके घर वाले इसके पीछे पड़ गए। जो झारखंड की पुलिस थी वो हाथ धोकर नहा धोकर इसके पीछे पड़ गई कि ये लव जिहाद करके भागा है। आपने देखा होगा लव जिहाद में जो लड़कियां होती है, बहुत बार किसी की डेड बॉडी फ्रीज में मिल रही है, किसी की सूटकेस में, ये सारे लव जिहाद के मैटर होते हैं ना, कि हिंदू लड़कियों शादी करके उनको मार देना, बहुत सारे न्यूज में रहते हैं। तो इसके ऊपर भी ये एलिगेशन लगाएगी और ये बेचारा बाकी चला गया केरल। कहाँ झारखंड, कहाँ केरल। और केरल में जाकर इसने कोर्ट में कहा शादी करने के बाद कि मुझे बचाओ। अब केरला पुलिस कह रही है कि हम तुम्हें बचाएंगे, झारखंड पुलिस कह रही है हम तुम्हें बचाएंगे। लेकिन अगर ये झारखंड के पास चले गए और झारखंड पुलिस ने उसके घर वालों के हवाले कर दिया तो क्या गारंटी है कि वो अच्छा बंदा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, टेंशन होगी। और जो टेंशन होगी तो बीच में कौन आ गया, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो तो देखेगा इस मैटर को, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट उन दोनों को राइट देता है कि भाई तुम दोनों शादी कर सकते हो। बात समझ में आ रही कुछ क्या हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, इन दोनों ने शादी कर ली। ठीक है, अब मैटर ये निकल के आता है कि कहां पर ये चीजें लिखी हैं कि हमें इनको बचाना चाहिए या हमें इनको नहीं बचाना चाहिए। तो आपने बहुत सी जगह पर ये न्यूज वगैरह देखी होंगी, तो समझना। पहला स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ठीक है, अब एक बात आती है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या करता है, इसमें क्या लिखा हुआ है तो आपने पढ़ा होगा, रिट्स, है ना। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट्स रिलीज करता है। देखो बेसिकली मैंने आपसे कई बार कहा ये बात, है ना, कि आप दुनिया में कहीं भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन अगर आप भारत में पैदा हो चुके हो तो आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। देयर आर पहले 7 फंडामेंटल राइट्स है, अब कितने 6, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। और शुरू के 5 फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन अगर होता है तो लास्ट का 6th जो आर्टिकल है 32 वो आपके पहले के 5 जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके वोलेशन को होने से आपको बचाता है। उसी के अंदर एक आर्टिकल आता है, समझना, आर्टिकल 21, जो कहता है राइट टू लिव। राइट टू लिव, जीने का अधिकार है मुझे। और कैसे जीने का अधिकार है, तो मुझे जीने का अधिकार है विद डिग्निटी, है ना, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जीने का अधिकार है, खाना पीना अच्छा मिले। और इसी के अंदर एक आर्टिकल आता है, इसी 21 का एक पार्ट है जो कहता है राइट टू चूज।
राइट टू चूज का मतलब होता है कि मैं जिसको चाहूं उसको शादी करने के लिए चूज कर सकता हूं। हालांकि इसी में आपने पढ़ा होगा सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज का जब मुद्दा आया था, आपने एलजीबीटी की कम्युनिटी वगैरह को देखा होगा, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू चूज इज योर फंडामेंटल राइट बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट। वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो तुमसे छीना जा सकता है। तो राइट टू चूज है, शादी करना है, और लड़का लड़की शादी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उनका फंडामेंटल राइट भी है, तुम चाहे जिससे शादी कर लो। ठीक है, अब बात क्या निकल के आती है, तो अगर इनके शादी होने के बाद इनको परेशान किया जा रहा है तो कौन सा आर्टिकल सुप्रीम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो इनको प्रोटेक्ट करेगा, तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रिट रिलीज कर सकता है इनके, अगर किसी के ये पहले के 5 फंडामेंटल राइट वोलेट होते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये 2-4 बातें याद रखना। हाँ, यूसीसी आपको आपने पढ़ा होगा, उत्तराखंड में लागू हो चुका है, लेकिन यूसीसी भी तो देखो दिक्कत क्रिएट कर रहा है ना। अब देखो इसमें कहा कि अगर किसी को लिव इन में रहना है, ठीक है, लिव इन में रहना है, तो अपने माँ बाप की परमिशन लेनी होगी, ठीक है, अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी, सरकार को डाटा देना होगा। अगर तुमने नहीं किया तो आपके ऊपर लगभग 25 से 30 हज़ार रुपए का फाइन लग जाएगा, प्लस इसके अंदर 6-7 महीने की 10 महीने की पनिशमेंट भी कुछ इसमें लिखी हुई है। तो अब सोचो, अगर वो लिव इन में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वो शादी नहीं कर सकते, अगर वो शादी कर सकते तो माँ बाप की परमिशन लेके शादी ना कर लेते। अब वो लिव इन में रहना चाहते हैं और सरकार कह रही है कि अपने मम्मी पापा से परमिशन लेके आओ कि तुम बिना शादी के लिव इन में रहना चाहते हो, तो अल्टीमेटली इसका तो वोलेशन हो गया ना। तो एक तरफ तुम कह रहे हो हम यूसीसी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हो नहीं उधर भागो शादी की तरफ। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं इसके अंदर, धीरे धीरे आप देखना बहुत सारे केसेस निकल के आएंगे, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। चाहे ऐसा भी हो रहा है, चाहे ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ कोर्ट की बात कर लेता हूं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पिछले महीने एक डिसीजन दिया था, याद रखना, आपसे पूछ सकता है कौन सी कोर्ट का डिसीजन था, तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन था कि अगर आपकी शादी हो चुकी है, हस्बैंड वाइफ है, और अगर वो अननेचुरल सेक्स करते हैं, तो इन मैरिज अननेचुरल सेक्स इज नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस। ये किसका डिक्लेरेशन है? तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। ये शायद पिछले महीने की बात है, इस वाले पॉइंट को भी याद रखना। आई थिंक आपको 2-4 बातें समझ में आ चुकी होंगी, फिर बाद में कभी आएगा हम फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट। और आप समझ चुके होंगे ये केरला में ही क्यों भागे हैं, है ना? बताना मुझे कमेंट करके कि ये झारखंड से भागकर केरला में ही क्यों पहुंचे। मैं इंतजार करूंगा कौन कौन इसका राइट आंसर दे पाता है कि केरल में ऐसा क्या है कि इन लोगों ने उसी को चूज किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एली बैकवर्ड फॉर द मैटरनिटी एंटाइटलमेंट्स। देखो समझना होता क्या है, मैंने कहा किसी भी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है ना, एक मेल एक फीमेल। कहीं पर ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, कहीं पर ये हस्बैंड है, कहीं पर ये वाइफ है, कहीं पर ये मदर है, ये कहीं पर फादर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मेल फीमेल है ना, इन दोनों के बिना सोसाइटी का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता किसी ना किसी रिलेशन में। ठीक है, सबकी जरूरत है। तो कहा गया कि जो मदर होती है, जब वो कोई लेडीज होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब वो माँ बनती है, तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, क्या वो बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस आर्टिकल में ये जो 2 लोगों ने मिलकर ये आर्टिकल लिखा है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, कंपेयर किया इन्होंने स्टेट से। समझना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारे डाटाज लिखे हुए हैं, मैं आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो हुआ क्या, एक एक्ट आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2000। चलो इसको ऐसे समझो, है ना। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लिव, सबको जीने का राइट है। ठीक है, राइट टू लिव। ठीक है, आर्टिकल नंबर 42 क्या कहता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होंगी उनके लिए स्टेट क्या करेगा? प्रोविजंस बनाएगा, है ना। डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। ठीक है, जब भी स्टेट को उसमें पॉलिसी बनाएगा तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा। ठीक है, अब एक बात निकल के आती है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, अब देखो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि ज़रूरी थोड़ी ना कि आप बहुत बड़े अमीर घर में पैदा हुए हो और आप देश को बहुत आगे ले जाओगे, है ना। ऐसा जरूर थोड़ी ना। आप राहुल गांधी का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, और ये भी जरूर नहीं है कि आप बहुत गरीब बहुत अमीर घर में पैदा हुए हो और देश को आगे ले जाओगे, तो उसमें मैंने कहा राहुल गांधी का एग्जाम्पल ले लो। या मैं कहता हूँ कि आप बहुत गरीब घर में पैदा हुए हो, आपके पास खाने के दाने नहीं है, तो जरूरी थोड़ी तुम देश को बर्बाद कर दोगे। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कितने गरीब इंसान थे, है ना, कैसे कैसे करके मेहनत करके तुम्हें मिसाइल दे गए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, प्रेसिडेंट बने भारत के, ना। तो अगर मैं कहूं कि कोई बच्चा है, वो गरीब घर में पैदा हो चाहे अमीर घर में पैदा हो, उसको सारे के सारे न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, सारी की सारी बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना रखा है हमने आर्टिकल 21 के में, कहीं हमने उसको डीपीएसपी में डाल रखा है, कहीं हमने उसको फंडामेंटल ड्यूटीज में डाल रखा है।
लेकिन अगर कोई वुमेन है, अगर वो गरीब है और उसको अपने बच्चे का पालन पोषण करना है ताकि बच्चा देश का डेवलपमेंट करे, तो उस मदर के लिए भी कुछ ना कुछ प्रोविजन होना चाहिए। और बस उन्हीं को इसमें डिस्कस किया हुआ है जो कि आजकल नहीं दिया जा रहा है। जैसे एक स्कीम आई थी, समझना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आई थी। उस समय कांग्रेस सरकार इसको लेकर आई थी। इसमें कहा गया था कि हर आदमी का खाने का राइट है। तो इसमें 75% जो रूरल इलाका था उसको इंक्लूड किया गया था और 65% के आसपास अर्बन एरिया को इंक्लूड किया गया था कि सभी को खाना फ्री में मिले। हालांकि 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल, ऐसा सब मिलता था इसमें। इसके अंडर कहा गया कि अगर किसी महिला के कोई बच्चा पैदा होता है तो हर बच्चे के ऊपर 6,000 रुपए पर चाइल्ड उसको दिया जाएगा। मैटरनिटी रिलीफ है ना, बच्चा पैदा होने के बाद। शायद आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर डिक्लेयर किया था, याद रखना, मैटरनिटी रिलीफ कितने साल की? 2 साल की, ठीक है, सॉरी, चाइल्ड केयर लीव है ना, इसका नाम था चाइल्ड केयर लीव। और कब तक? जब तक वो बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। अगर कोई वुमेन है, वर्किंग वुमेन है, और अगर उसके बच्चा होता है, और जब तक वो बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, वो अपने 18 साल के कैरियर में लगभग 2 साल की छुट्टी ले सकती है चाइल्ड केयर लीव के नाम पर। ये भी लास्ट ईयर डिक्लेयर किया गया था, याद रखना। जैसे सिक्किम जैसे स्टेट, वो 1-1 साल की लीव दे देते हैं मैटरनिटी रिलीफ के नाम पर, अगर कोई डिलीवरी होती है यानी कोई बच्चा पैदा होता है तो, ठीक है। तो इसमें कहा गया था कि हर बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर एक स्कीम आई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMVY कहते हैं, 2017 में। इसमें मोदी जी ने कहा कि 5,000 पर चाइल्ड देंगे, लेकिन सिर्फ एक ही बच्चे को देंगे। अगर दूसरा बच्चा लड़की होती है तो सेकंड, अगर जो बच्चा होगा वो गर्ल पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, तो उसे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो इन्होंने कम कर दिया ना, 6 से 5 कर दिया, 1,000 रुपए यहां कम कर दिया। अब समझना, 2018-19 के बजट में 2700 करोड़ रुपए का बजट था, 1 साल का बजट था इतना, कि हम मदर्स के ऊपर, मैटरनिटी जो वो है उनके ऊपर खर्च करेंगे। फिर अगर मैं 2023-2024 की बात करूं तो इसमें बजट था 870 करोड़, लगभग 3 गुना उससे कम हो चुका है, 3 टाइम्स। तो अब बात ये निकल के आती है कि क्या ये सही है? क्या हम उस टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं? क्या हम उसको मैटरनिटी एंटाइलमेंट्स को आगे पहुंचा पा रहे हैं? नहीं पहुंचा पा रहे। जैसे आपने देखा होगा एक स्कीम आती थी मिड डे मील, है ना, मिड डे मील। उस मिड डे मील का नाम बदल के क्या कर दिया गया? PM पोषण कर दिया गया। जो स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को खाना खिलाया जाता है, आंगनबाड़ी में आपने देखा होगा, ठीक है। ऐसे ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा पोषण किट। मुझे कमेंट करके बताना पोषण किट कब स्टार्ट हुआ था। इसमें पोषण किट में जो हेल्दी न्यूट्रिशियस जो खाना होता है वो उसको प्रेग्नेंट वुमेन्स को, महिलाओं को दिया जाता है, ताकि जो बच्चा उसको पूरा हेल्दी न्यूट्रिशंस मिल सके, ठीक है। तो ये 2-4 बातें जस्ट याद रखना। बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत सारी चीजें इन्होंने निकाल के लिखी है कि हाँ पहले इतना बजट था, अब इतना बजट था, कंपेयर किया है, तो काफी अच्छी चीज देखने को मिले। दूसरी बात ये निकल के आती है, आपने पढ़ा होगा RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आया था? तो आपको पता होगा 12 अक्टूबर को, है ना, 2006। और 12 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं? नेशनल इंफॉर्मेशन डे बनाते हैं, ठीक है। अब 12 अक्टूबर को RTI डे मनाया जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके भी सेक्शन 4 का वोल्यूशन करती है सरकार। अगर आप डाटा मांगोगे ना तो डाटा नहीं दिया जाता है आपको। तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। उस समय कहा गया था ऐसा करेंगे, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको ये कंपेयर कर रहे हो, और कुछ भी नहीं है, जस्ट पढ़ लेना, ठीक है। जैसे अगर मैं कंपेयर करता हूं तो तमिलनाडु के अंदर एक स्कीम चलती है, डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। इसमें 18,000 रुपए दिए जाते हैं हर बच्चे के जन्म पर। उड़ीसा में एक स्कीम चलती है ममता स्कीम, जिसके अंदर 10,000 रुपए पर चाइल्ड दिए जाते हैं। तो 2-4 बातें याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, ए मैसेज टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड द पुलिस। ये बहुत अच्छा आर्टिकल, देखना, समझना, बहुत ही नाइस आर्टिकल है। देखो हुआ क्या, आपने देखा होगा कि अभी इंदौर में क्या हुआ था कि अगर आप वहां पर भीख मांगते पकड़े गए, है ना, सॉरी, अगर वहां पर कोई भिखारी है और भीख मांग रहा है और आपने उसे भीख दे दी, तो आपको फाइन पड़ जाएगा, सजा पड़ जाएगी। और उस भिखारी के ऊपर भी, मतलब कि उसको बेगर्स फ्री बनाने के लिए क्या किया गया कि वहां पर फाइन इंपोज कर दिया गया। अब कोई रूल नहीं था, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मैटर नहीं था, किसी ने कुछ नहीं कहा। किसने किया? मजिस्ट्रेट ने। तो कुछ बातें समझना, आपने पढ़ा होगा IPC, है ना, ये मुझे नहीं लगता कि समझाने की चीज है। IPC, है ना, CRPC, है ना, एविडेंस एक्ट, इनके नाम बदले जा चुके हैं, ठीक है। एक BNSS हो गया, ठीक है, एक BNS हो गया, ये आप जानते होंगे, ठीक है। मैं इसको स्किप कर देता हूं। तो आपका जो BNSS है उसका सेक्शन 163 है, जो पहले CRPC का सेक्शन 144 था, दोनों सेम सेम है।
It allows district magistrate DMs to issue orders in urgent cases of apprehended danger। मतलब क्या हुआ कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वहां पर कुछ खतरा है उस जगह पर जहां का वो मजिस्ट्रेट है, जो रीजन है, तो वहां पर कुछ रूल्स ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है, नोटिस जारी कर सकता है। सेक्शन 223 जो है बीएनएस का, वो आईपीसी का सेक्शन पहले 188 था, दोनों सेम बात है। ये क्रिमिनलाइज करता है डिसोबीडियंस ऑफ द पब्लिक सर्वेंट ऑर्डर्स। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट का ऑर्डर है उसको अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो क्रिमिनलाइज करता है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि जो बीएनएसएस है ना, जिसको पहले सीआरपीसी कहते थे, उसका सेक्शन 215 और पहले का सेक्शन 195 क्या कहता है? बार्स द पुलिस फ्रॉम रजिस्टरिंग एन एफआईआर इन सच केसेस, इंस्टीड ए पब्लिक सर्वेंट यानी डीएम मस्ट अप्रोच द कोर्ट इन राइटिंग। बस इसी में न्यूज खत्म हो गई है। मैंने कहा कि ये दोनों कहते हैं सेक्शंस कि भाई तुम लगा सकते हो इमरजेंसी के टाइम पर रूल्स ऑर्डर पास कर सकते हो, लेकिन पुलिस खुद से एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकती। अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या जो उसकी अथॉरिटी है उसको कोर्ट जाना पड़ेगा, देन कोर्ट से एक लिखित में ऑर्डर आएगा, देन पुलिस उसमें एफआईआर रजिस्टर कर सकती है अपने आप से, अदरवाइज नहीं कर सकती है। वरना तो ये रूल पास करेगा, वो किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी क्या हुआ वहां पर कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, और जब अरेस्ट कर लिया गया तो ये मैटर कहां पर चला गया? सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया। और इसने आर.के. विज ने, बहुत ही अच्छा इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, इसने बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा कि ये जो रजिस्ट्रिंग जो आपने एफआईआर रजिस्टर की पुलिस वालों ने, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कौन बैन करता है? तो सेक्शन 215 ऑफ द बीएनएसएस। 3 बातें हैं, आई थिंक आप इसको समझ चुके होंगे। जैसे इससे पहले बहुत बार हो चुका है, 2-4 केस याद रखना, क्योंकि आपका लीगल का एग्जाम है तो ये चीजें पूछ ली जाती हैं। जैसे सी मुनियप्पन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2010 का मामला है, उसमें भी यही कहा था। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस माता भीख एंड अदर्स का जो मैटर था उसमें भी कहा था द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सेक्शन 195 सीआरपीसी प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम बीइंग रॉन्गली प्रोसिक्यूटेड बाय द पब्लिक ऑफिशियल। समझ गए? किसी को भी उठाकर आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है, जेल में। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस माता भीख एंड अदर्स, ठीक है, 1994, ठीक है। उसके बाद आपका जीवनानंदम वर्सेस स्टेट मद्रास हाई कोर्ट का है द कोर्ट रूल्ड दैट पुलिस ऑफिसर्स कैन नॉट फाइल एफआईआर्स फॉर द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 170 to 188। समझ गए? तो वही सब बातें हैं, ठीक है, ओके। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स इन इंडिया कट राइस स्वीट यील्ड बाय अप टू 10%। देखो आपने देखा होगा, एक लाइन में मैं खत्म कर देता हूं। हमारा जो कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट ईयर है कौन सा है? तो आई थिंक आपको याद होगा 2070, वर्ल्ड का है 2050। कैसे हो गए? तो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करेंगे, जैसे सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, ग्रीन हाइड्रोजन, है ना, इन सब का हम यूज करेंगे, इथेनॉल वगैरह का, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि जो कोयले से चलने वाले जो हमारे प्लांट हैं, अगर उन प्लांट को मैं बंद कर दूं, समझना, कोयले से चलने वाले, देखो होता क्या है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, सोइल पोल्यूशन हो जाता है। जो हमारी मिट्टी होती है ना, जो सोइल होती है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। आपको पता होगा हमारे यहाँ पर बेसिकली 4 तरह की मिट्टी मिलती है जो काम की है, बाकी तो बहुत सारी होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एलुवियल सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल, ठीक है, ये 4 मेन है। उसके बाद डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, लोपी सॉइल, वो सब अलग है, ठीक है। अब इन सारी सॉइल के अंदर एलुवियल, ब्लैक, रेड या लेटराइट, इन सब में आपने देखा होगा एनपीके, इसकी कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की। और इसकी पूर्ति करने के लिए हम 4:2:1 में क्या मिलाते हैं? ये सब फर्टिलाइजर्स डालते हैं। लेकिन जहां जहां पर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है ना, वहां पर क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर पोल्यूशन होता है, उस पोल्यूशन की वजह से उस मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है। और जब कम हो जाती है तो इस फर्टिलिटी की वजह से, अच्छा आर्टिकल पढ़ना इसको, मैं ठीक है, मैं कह रहा हूं पढ़ना इसको, ठीक है, मैं इसका थीम समझा रहा हूं। अब क्या हुआ, इस पोल्यूशन की वजह से वो जो पूरा का पूरा मिट्टी थी उसकी क्या खत्म होगी? फर्टिलिटी खत्म होगी। कौन कौन से हैं? तो आपसे पूछ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, पार्टिकुलेट मैटर जिसको पीएम कहा जाता है, फ्लाई एश एंड हैवी मेटल्स की वजह से। अब इससे होता क्या है समझना, होता ये है राइस एंड व्हीट, यानी कि कुछ रीजन्स में 10% तक कम क्या पैदा होते हैं? व्हीट और राइस पैदा होते हैं। आपने देखा होगा हंगर इंडेक्स, है ना, हंगर इंडेक्स में 127 देशों ने पार्टिसिपेट किया। भारत की रैंक कौन सी थी? 105। देखो कितना पीछे हम गरीबी में, है ना, लास्ट में टच करने वाले हैं।
तो बेसिकली इसका रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पर उतना प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा जितना यहाँ पर भूख है, जितनी यहाँ पर हमें नीड है, और उसको ना होने में 10% किसका रोल है, तो कोल पावर्ड जो आपके प्लांट है उनका। तो अगर हम इसको रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट कर दें, अगर हम उस COP29 जो बाकू अजरबैजान में हुई थी उसको फॉलो कर लें, अगर हम उस ग्लोबल टेम्परेचर को कम करने के लिए इन सबको बंद कर दें, अगर हम कंप्लीटली हाइड्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, बात समझ में आ रही है ना, तो हम इसको बचा सकते हैं। और हर साल हमें इससे लगभग 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। किससे? इन प्लांट्स की वजह से। किसमें? फूड इंडस्ट्री के अंदर, हमारे फूड प्रोडक्शन के अंदर। तो ये इसकी थीम लाइन थी। आई थिंक आप बातें समझ चुके होंगे, ठीक है। पैनल 6 पेनल्टीज टू एंड प्रॉक्सी रूल बाय मेल कीन ऑफ द वुमेन पंचायत लीडर्स। देखो आपने पढ़ा होगा जो ग्राम पंचायत है, सबसे पहले ग्राम पंचायत कब बनी थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को। कहां पर बनी थी? आपको याद होगा, बगदरी विलेज। बगदरी विलेज कहां पे है? तो आपको पता होगा नागौर डिस्ट्रिक्ट। नागौर डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के बगदरी गांव में सबसे पहले ग्राम पंचायत बनी थी 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। क्यों? क्योंकि गांधी जी का जन्मदिन आता है। और किसका सपना था कि ग्राम पंचायत सॉलिड होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग तभी स्ट्रांग होती है जब उसकी नींव मजबूत होती है। और हमारे देश की नींव क्या है? गांव। तो ग्राम पंचायत होनी चाहिए, वो हमारे DPSP में आर्टिकल नंबर 40 में लिखा हुआ है। और पहली ग्राम पंचायत कब बनी? 2 अक्टूबर 1959 को, बगदरी विलेज, नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। लेकिन उस समय उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बनाया गया था, ठीक है। और ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी थी? तो याद रखना, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी। ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी फर्स्ट ग्राम पंचायत वाज, और ठीक है, कहां पर बनी होती है? इन द बगदरी विलेज, ठीक है। अब क्या हुआ? अब होता यह है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो बनाया नहीं गया। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब बनाया गया? तो याद रखना, बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 इसको क्या बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हालांकि इसको अगर देखा जाए तो ओरिजिनली कैसे बनाया गया था, तो 24 अप्रैल को, ठीक है, 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? पंचायती राज डे बनाते हैं, ठीक है। और उसमें कह दिया गया 33% रिजर्वेशन किसको देंगे? वुमेन को। अब आता है न्यूज पे, ठीक है। 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को दिया गया पंचायत में सरपंच बनने के लिए, ऐसा है। और अगर आज की मैं बात करूं तो आज भारत में 32.29 लाख ग्राम पंचायतों के मेंबर्स हैं, जिनमें 46.6% वुमेन है। बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। तो आपसे पूछेगा पहली बार वुमेन को रिजर्वेशन कब दिया गया? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में 33% रिजर्वेशन दिया गया था, जो कि कब स्टार्ट हुआ था? 1993 से, क्योंकि उस दिन पहली ग्राम पंचायत बनी ऑफिशियली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी। आर्टिकल कौन सा दिया गया इसको? तो आर्टिकल 243 दे दिया गया, ठीक है। अब बात ये निकल के आती है, मुद्दा क्या है समझना। अच्छा, कौन से ऐसे स्टेट थे जिन्होंने इसको बढ़ाकर 50% कर दिया? तो याद रखना, आज के दिन 21 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने इस रिजर्वेशन को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया। और पहला स्टेट कौन सा था? तो याद रखना, बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन फॉर द वुमेन फ्रॉम 33% टू 50% इन द ग्राम पंचायत, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब कितने हैं? तो 21 स्टेट हो चुके हैं, प्लस 2 यूटीज भी हैं, वो भी हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, ये DPSP में लिखा है कि हर स्टेट में ग्राम पंचायत होनी चाहिए, है ना, क्योंकि DPSP में तो ये लिखा है स्टेट उसको फॉलो करेगा। मुझे कमेंट करके बताना भारत के कौन से ऐसे स्टेट है जिनमें ग्राम पंचायत है ही नहीं, क्योंकि DPSP का मतलब क्या होता है? दीज प्रोविजंस आर नॉट फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। हमने कई बार पढ़ा है, आर्टिकल 37 में लिखा है। तो बताना क्या भारत के हर स्टेट में ग्राम पंचायत है? मैंने कहा नहीं। किस स्टेट में नहीं है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। होता क्या है, जब कोई महिला सेलेक्ट हो जाती है, जब कोई वुमेन सेलेक्ट हो जाती है ग्राम पंचायत लेवल पर, तो होता क्या है कि उसकी जगह उसका पति, उसका बेटा, उसके भाई, वो सब क्या करते हैं? लीड करते हैं। मतलब सरपंच है XYZ कोई वुमेन, ठीक है, मीटिंग में बैठा है उसका हस्बैंड, मतलब वो नाम की है, काम सारे हस्बैंड कर रहा है। तो एक पैनल बनाया गया जिसने रिकमेंड किया अभी कि अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो उसको स्ट्रिक्ट क्या की जाए? पेनल्टी लगाई जाए, फाइन लगाया जाए, उसको पनिशमेंट दी जाए। क्योंकि ऐसा करने से क्या हो रहा है? ऐसा करने से हो रहा है कि उसका सिर्फ नाम का रिजर्वेशन हो रहा है, वो वुमेन एक्चुअल में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, वो वुमेन एम्पावर नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो 2-4 बातें याद रखना, जब कुछ लॉज बन जाएंगे, कुछ पनिशमेंट हो जाएगी, तो ये दोबारा से न्यूज में आ जाएगा,
ठीक है, आई होप कि आप ये बात समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। चलो, जब ग्राम पंचायत की बात हो रही है तो मुझे एक चीज और बता दो बस। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि किसी भी लेवल पे अगर तुम्हें नेता बनना है ना, लीडर बनना है, तो तुम्हें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तुम चाय बेचकर चौथी फेल होकर भी तुम पीएम बन सकते हो, तुम बिल्कुल जीरो पढ़े हुए भी तुम प्रेसिडेंट बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें सरपंच बनना है तो बताना मुझे कौन से ऐसे स्टेट हैं, 2 स्टेट हैं, कौन सी ऐसे स्टेट है जिन्होंने ग्राम पंचायत में सरपंच बनने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी हुई है। मुझे बताना कौन से वो स्टेट हैं और कितनी क्वालिफिकेशन उन्होंने रखी हुई है। समझ गए ना क्वेश्चन क्या है? ठीक है, देखते हैं कौन बताता है। नेक्स्ट चलते हैं। Public Accounts Committee should examine CAG report on आप एक्साइज पॉलिसी सेज कांग्रेस। आप जानते होंगे CAG क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल कौन सा है? 148, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। करता क्या है? देखो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पिलर्स में से एक है, ठीक है। अगर मान लो, देखो बजट आता है, हालांकि क्लास में हम पढ़ चुके हैं, बजट आता है, उस बजट के पैसे का एलोकेशन होता है, कौन सी मिनिस्ट्री को कितना मिलेगा, और वो पैसा कितना गया उसकी अकाउंटिंग प्लस उसकी ऑडिटिंग, ये करने का काम किसका है? तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ द बजट मनी इज डन बाय द CAG। कि पैसे का करप्शन तो नहीं हुआ है। अरे इन CAGओं ने इतने लोगों को जेल में डाल दिया, जैसे बोफार्स स्कैम किया था, है ना, राजीव गांधी ने पकड़ा गया। लालू प्रसाद यादव ने किया था चारा घोटाला, 37 करोड़ का गाय भैंसों का चारे के पैसे खा गया, उसको जेल में डलवा दिया। कांग्रेस आज तक वापस नहीं आ पाई है इनके चक्कर में, क्योंकि CAG का काम क्या होता है? करप्शन को उजागर करना, करप्शन को हाईलाइट करना और सामने रखना। ये बजट के पैसे के एलोकेशन के अंदर करप्शन को ही पकड़ता है। बात समझ में आ रही है? पहला कौन था हमारा? तो याद रखना, पहले CAG कौन थे? नरहरि राव। पहले कौन थे? नरहरि राव वाज द फर्स्ट CAG ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। कुछ दिन पहले चेंज हुआ था, ठीक है। इसका टेन्योर होता है 6 साल या फिर 65 ईयर ऑफ द एज। एक बार अगर ये बन गया तो इसको हटा नहीं सकते और दोबारा ये कभी बनेगा नहीं, एक बार ही काम करेगा। तो ये इसकी कोशिश रहती है जितना करप्शन उसको जाकर रख के बर्बाद करके चला जाए। अब दिक्कत ये थी, मैंने आपको शायद पढ़ाया भी है, कि CAG के अंदर जब इसकी रिपोर्ट आती है तो ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखता है और पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट की जांच करने के लिए कमेटी बनी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC। और उस PAC में, पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। एंड 22 मेंबर्स में, आउट ऑफ 22 मेंबर्स 15 आर फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 आर इलेक्टेड फ्रॉम द राज्यसभा। और उसका एक लीडर होता है, और उस लीडर जो होता है ना, उसका PAC का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो लीडर होता है, वो जो लीडर होता है बेसिकली, वो 1967 तक वो लीडर होता था। कौन? लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, जैसे आज के दिन ओम बिरला बना हुआ है, ठीक है। लेकिन 1967 के बाद इसको हटा दिया गया, क्योंकि स्पीकर भी उसी पार्टी का, सरकार भी उसी की चल रही है। करप्शन होगा तो कौन उसको हाईलाइट करेगा? कोई नहीं करेगा। तो 1967 के बाद क्या किया गया? इस PAC के हेड को बदलकर किसको बना दिया गया? लीडर ऑफ अपोजिशन, जो कि आज के दिन कौन है? राहुल गांधी। और पिछले 10 सालों में याद रखना, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए तुम्हें 10% सीट चाहिए होती है, किसकी? लोकसभा की। यानी कि 543 सीटें अगर लोकसभा में है तो उसका 10% कितना हो गया? 54.3, यानी कि 55 सीटें। लेकिन 2014 में कांग्रेस के पास 48 सीटें थी, ठीक है। 2019 के अंदर कांग्रेस के पास 52 सीटें थी। तो ये अपोजिशन पार्टी नहीं बन पा रहे थे, तो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन पा रहे थे। तो पिछले 10 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या करप्शन हुआ, किसी को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी अच्छे से ऑडिटिंग, अकाउंटिंग तो हो रही थी, लेकिन वो जो बंदा था CAG, वो तो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, उसके प्लेजर पर ही काम करता है वो। लेकिन उसकी रिपोर्ट की जांच करने के लिए PAC में ये होता है, लेकिन ये तो था ही नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन। तो पिछले 10 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। अब लीडर ऑफ अपोजिशन बन चुका है, PAC बन चुका है। तो अब जो कांग्रेस वाले हैं वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो एक्साइज घोटाला किया है ना, जो शराब घोटाला किया है, उसकी CAG रिपोर्ट बनाओ और उसको फिर चेक ये लोग करेंगे। बात समझ में आ रही है? स्टेट की अकाउंटिंग ऑडिटिंग भी यही करता है, सेंटर की अकाउंटिंग ऑडिटिंग भी यही करता है। 1976 तक अकाउंटिंग ऑडिटिंग दोनों करता था। आफ्टर 1976 ये सिर्फ क्या करता है? ऑडिटिंग करता है। अकाउंटिंग के लिए एक दूसरा डिपार्टमेंट बना दिया गया जिसे कहते हैं CGA। ये है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। मुझे बताना ये कौन है आज के दिन? चलो ये मैं बता देता हूं, श्री दुबे।
ठीक है, ये श्री दुबे है आज के दिन, एस दुबे इज द सीजी ऑफ इंडिया। मुझे बताना आज के दिन सीएजी कौन है। आई थिंक कुछ बातें समझ गए होंगे, ठीक है। फिर इसकी रिपोर्ट आएगी तो हम इसको फिर डिस्कस कर लेंगे, हालांकि पॉलिटी में हम ये सब चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। होपिंग 1.4 करोड़ पीपल, ठीक है। महाकुंभ खत्म हो चुका है, ठीक है। लास्ट दिन भी लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने उसमें स्नान किया है। तो अब 144 साल बाद फिर लगेगा, 12 साल बाद कुंभ लगेगा, हर 12 साल में लगता ही लगता है। 144 साल बाद महाकुंभ लगता है, तो अगली बार जब ये लगे तो आप उसमें डुबकी लगा लेना, ठीक है, इफ पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये द हिंदू के फ्रंट पेज पे था तो मैंने उसको उठा लिया। आई थिंक इसके ऊपर एक वीडियो डल चुकी होगी, आप देख लेना उसको, ठीक है। नासाज पंच मिशन टू इमेज सन्स एटमॉस्फेयर, आपने देखा होगा हमारा एक मिशन गया था आदित्य L1। आई होप कि आप सभी को याद होगा। आदित्य यानी सन, या L1 मतलब कि लैग्रेंज पॉइंट 1, यानी कि सन और अर्थ के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर अर्थ की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी बराबर होती है, उसे हम कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। तो वहां पर जो हमारा मिशन गया था उसका नाम था आदित्य L1। आई होप कि आप लोगों ने इसरो वगैरह की क्लासें पढ़ी होंगी, ठीक है। ये गया था टू स्टडी द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सन दैट इज नोन एज द कोरोना, ठीक है। कोरोना क्या है? सन की आउटरमोस्ट लेयर है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये सन है तो इसके अंदर बेसिकली 3 लेयर बनी हुई है। ये सेंटर हो गया, ठीक है। यहां पर इसका एवरेज टेम्परेचर होता है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ये आउटरमोस्ट लेयर है, इसको हम कहते हैं कोरोना। और इसकी स्टडी करने के लिए मैंने कहा ये है हमारा अर्थ, और यहां पर मैंने कहा L1 है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर अर्थ की ग्रेविटी सन की ग्रेविटी बराबर है। हमने यहां पर क्या रख दिया? आदित्य L1। ये स्टडी करेगा आउटरमोस्ट लेयर की। होता क्या है, इस आउटरमोस्ट लेयर कोरोना और इसके आसपास का रीजन जो होता है जहां पर ये सोलर विंड चलती है, समझना, सोलर विंड चलती है, इसको कहते हैं हेलियोस्फेयर, ठीक है, हेलियोस्फेयर। और याद रखना स्टडी ऑफ द सन इज नोन एज द हेलियोफिजिक्स। आई थिंक ये मैं पढ़ा चुका हूं, स्टडी ऑफ द सन इज नोन एज द हेलियोफिजिक्स। तो इस हेलियोफिजिक्स में कैसे सोलर विंड काम करती हैं, कैसे वहां पर क्या का प्रोसेस होता है, उसकी स्टडी करने के लिए नासा ने अपना एक मिशन भेजा है जिसका नाम है पंच, ठीक है, पोलैरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फेयर मिशन, जिसका नाम है पंच। और हमने इसकी स्टडी करने के लिए जो मिशन भेजा था इसरो ने, उसका नाम है आदित्य L1। ये दोनों मिलकर इसकी अच्छे से इमेजिंग करेंगे, अच्छे से इसके वेदर फोरकास्टिंग करेंगे, फिर सन के ऊपर होने वाली एक्टिविटीज के बारे में हमें पता लग जाएगा। तो सिंपल वन लाइनर भी आपसे पूछ सकता है कि पंच मिशन क्या है, तो आप लोगों को नाम पता चल चुका है। किसने भेजा? नासा ने भेजा। किस लिए? सोलर विंड को कैलकुलेट, उसके बारे में नॉलेज यानी कि पता करने के लिए, ठीक है। 2-4 बातें याद रखना, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। यूक्रेन यूएस एग्री ऑन ए प्रिलिमिनरी मिनरल्स अकॉर्ड। देखो यूएस ने कहा यूक्रेन से, ठीक है, अगर तुम्हें बचना है रसिया के प्रभाव से तो एक काम करो, तुम्हारे यहाँ पर जितने भी मिनरल्स हैं ना, जो रेयर मिनरल्स हैं, मैंने आपसे बताया था एक ग्रुप बना था MSP, है ना, मिनरल सप्लायर ग्रुप, ठीक है, जो 2022 में बना था, जिसको हेड किया था किसने? यूएसए ने हेड किया था। और उसने अंदर टोटल 14 मेंबर्स हैं। इन सभी मेंबर्स ने अपने अपने रेयर या क्रिटिकल मिनरल्स को डाल रखा है। और क्रिटिकल मिनरल्स को डालने का मतलब क्या है कि अगर मान लो इंडिया में कुछ क्रिटिकल है और यूएसए में नहीं है तो यूएसए इसको दे दे, और कुछ ऐसा है जो यूएसए में क्रिटिकल है इंडिया में नहीं है तो इंडिया उसको दे दे, ताकि रेयर मिनरल्स की पूर्ति की जा सके। क्योंकि दुनिया में मौजूद 75% रेयर मटेरियल चाइना के पास है। चाइना, ताइवान आपने पढ़ा होगा, इसीलिए तो जो हैवी जो आपकी ई व्हीकल्स इंडस्ट्री उसमें ताइवान, चाइना का ही पूरा डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो दुनिया ये चाहती है कि चाइना के डोमिनेंस से बाहर निकले, तो दुनिया चाहती है कि हम क्या करें? रेयर मिनरल्स को शेयर करें। तो हमने बना दिया MSP 2022 में, यूएसए ने, और 14 उसमें है, इंडिया लास्ट जुड़ा था, ठीक है। ओके, अब यूएसए ने कहा किससे? यूक्रेन से, तुम चाहते हो रशिया के प्रकोप से बचना, तो एक काम करो, तुम्हारे यहाँ पर जितना रेयर मिनरल मिलता है ना वो हमें दे दो, हम उसको निकालेंगे, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, और हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि हम तुम्हें रशिया से बचाएंगे। तो जो वहां का प्रेसिडेंट है ना, जो कॉमेडियन था पहले प्रेसिडेंट बन गया है, वो कहता है कि क्या गारंटी है कि तुम मुझे बचाओगे। तो बस अभी डील हुई है, जब स्टार्ट हो जाएगा पूरा प्रोसेस, अच्छे से फाइनलाइज हो जाएगा तो दोबारा से न्यूज में आएगा, हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। बस MSP याद रखना, कितने क्रिटिकल मिनरल्स है भारत के पास, तो याद रखना 30। और हमने इन क्रिटिकल मिनरल्स को निकालने के लिए एक प्रोसेस और स्टार्ट किया था, एक मिशन जो जाने वाला है, जिसका नाम क्या था? समुद्रयान, जो धरती के नीचे जाएगा, यानी पानी के अंदर लगभग 6000 मीटर, ठीक है, वो भी प्रोसेस याद रखना, ठीक है। वैसे अगर बात की जाए तो यूक्रेन के पास दुनिया का 5% वर्ल्ड क्रिटिकल रॉ मटेरियल है, जैसे ग्रेफाइट, टाइटेनियम, लिथियम, बेरिलियम, यूरेनियम, ठीक है, सिंपल सा याद रखना, फिर आएगा फिर पढ़ लेंगे।
द इम्पैक्ट ऑफ इथेनॉल ऑन द एनवायरमेंट, आपने पढ़ा होगा इथेनॉल ना E20, आपने बहुत से पेट्रोल पंप पे देखा होगा कि अगर मैं कहता हूँ 100% पेट्रोल लेकर आया, तो अगर इसका बर्निंग होगी, अगर इसका कंबशन होगा तो 100% ही पॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर मैं इसमें 80% पेट्रोल रखूं और 20% इसमें इथेनॉल मिला दूं, तो 20% मैंने जो पॉल्यूशन था उसको बचा लिया। तो ये था E20 का कॉन्सेप्ट, यानी कि 20% इथेनॉल। सबसे पहले इसको 2001 में लाया गया था एज ए पायलट प्रोजेक्ट। उसके बाद 2020 में टारगेट सेट किया गया था कि 2025 तक हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर देंगे पेट्रोल में, ताकि हम पॉल्यूशन को कम कर सकें, पैसा बचा सकें। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है एनवायरमेंट पे, उसकी बात कर रहे हैं। देखो फिर वही बात आ गई, 2070 वर्ल्ड का टारगेट, इंडिया का टारगेट है, 2050 वर्ल्ड का टारगेट है। हमें एनवायरमेंट को बचाना है, हमें कार्बन न्यूट्रल होना है, हमें ग्लेशियर्स को पिघलने से बचाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारी डिपेंडेंसी रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर करनी होगी, और उसके लिए इथेनॉल इज द बेस्ट ऑप्शन। बट इथेनॉल से नुकसान क्या हो रहा है वो इसमें दिखाया गया, तो जस्ट इसको पढ़ लेना, बहुत अच्छा आर्टिकल है। जैसे इथेनॉल बनता है किससे, शुगर केन से, ब्रोकन राइस से, मेज से। सबसे ज्यादा इथेनॉल आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, याद रखना टॉप 4 प्रोड्यूसर्स ऑफ द इथेनॉल कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड पंजाब। ठीक है, अब बात ये आती है कि इथेनॉल फैक्ट्रीज जो है ना, उनको वाटर गजलर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें 8 से 12 लीटर पानी चाहिए होता है 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए। तो जो आपकी कृष्णा रिवर और जो आंध्र प्रदेश की रिवर्स है ना, वहां पर पहले पानी कम है, और अगर वहां पर आप जाकर क्या करते हो, आंध्र प्रदेश के अंदर इथेनॉल बनाते हो, तो 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए तुम्हें 12 लीटर क्या वेस्ट करना पड़ रहा है, पानी। तो कुछ दिन बाद क्या होगा, वो पीने के लिए पानी नहीं बचेगा, तो फिर गाड़ियों में इथेनॉल डालने से कोई फायदा नहीं। समझ गए? तो उस इंपैक्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो 2-4 बातें याद रखना। आई थिंक समझ गए होगे आप। ठीक है, टारगेट ईयर कौन सा हमारा, 2025। किस बात का, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। गवर्नमेंट क्वेश्चंस पेटिशंस इन अपेक्स कोर्ट फॉर लाइफ टाइम बैन। देखो बहुत अच्छी बात है। देखो हुआ क्या, मान लो कोई MP है, कोई MLA है, उसके ऊपर क्रिमिनल केस लग गया, तो होता क्या है, उसको जितने साल की सजा पड़ी, ठीक है, वो प्लस उसको 6 साल एक्स्ट्रा क्या कर देते हैं, बैन कर देते हैं, और दोबारा से वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो किसी ने अपेक्स कोर्ट में पेटिशन डाली कि काम करो, इनको लाइफ टाइम बैन कर दो, दोबारा इलेक्शन ना लड़ पाए। तो जो नेता लोग हैं ना, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बात है ना। लेकिन जिसने पेटिशन लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई सही बात है ना, एक बार तुमने गलती कर दी ना, तुम लोगों के राइट को बचाने के लिए नेता बने थे ना, तुमने एक बार क्राइम कर दिया ना, तुम दोबारा भी कर सकते हो। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये बोले सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 50 ऑफ द DPSP क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। अब यहां पर ये सेपरेशन ऑफ पावर कह रहे हैं, लेकिन अगर इनके फायदे की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को परेशान करते रहते हैं, वो अलग बातें हैं। लेकिन ये नहीं चाहता कि इनको लाइफ टाइम बैन किया जाए। चलो तुम मुझे कमेंट करके बताना क्या ऐसा होना चाहिए। अगर कोई बंदा गवर्नमेंट एग्जाम में चीटिंग करता पाया जाता है तो उसको लाइफ टाइम के लिए बैन कर देते हैं कि तुम गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे सकते। तो क्या लीडर्स के लिए नहीं होना चाहिए कि जब उसने एक बार क्राइम कर दिया, नेता बनने के बाद एक बार रेप कर दिया, और तुमने 6 साल के उसको पनिशमेंट देने के बाद दोबारा से उसको नेता बना दिया, तो क्या ये बात सही है, गलत है ना। बस यही मैटर चल रहा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये बात देखने को मिलेगी। देखो अगर मैं तुम्हें डाटा बताने की कोशिश करूं तो समझना, 5000 केस पेंडिंग है MLAs MPs के ऊपर, जो क्रिमिनल केस हैं। आज के दिन जितने MP MLA बैठे हैं ना पार्लियामेंट में, उनमें 42% के ऊपर क्या है, क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए। कोई रेप केस चल रहा है, किसी पे मर्डर चल रहा है, किसी पे कुछ चल रहा है, किसी पे कुछ चल रहा है। तो क्या अब ये दोनों आपस में नहीं टकराएंगे? बिल्कुल टकराएंगे। सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। अब इनका कहना है कि ये जो बात डिसाइड की जाएगी, इट विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, नॉट बाय द जुडिशरी। लेकिन अगर जुडिशरी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी तो ये कभी नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बस यही मुद्दा है। हाँ, इसमें अगर कुछ नया होता है, अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि हाँ इनको दोबारा से नहीं इलेक्ट किया जाएगा, तो हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो सिंपल सा याद रखना। और याद रखना 2 एक्ट हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, एक 1950 है, एक 1951। बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, पूछते रहते हैं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 हो तो इट इज किसके लिए? तो फॉर द पीपल, लोगों के लिए। देखो नेता पहले के लोग, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की पहली लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को ऐसा बनाते हैं। तो 1950 वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, एंड 51 वाला फॉर द पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया। समझ गए?
इस बात को भी याद रखना, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसमें क्या नया होता है। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं दोबारा से।